जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। और अभी तक हम 25 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज 26वें वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। तो जो इस समिति का गठन किया गया था, उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां देश में फैल रही थी। उसी को कुचलने के लिए सिडनी न्यायाधीश थे एक सिडनी रॉलेट, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रभावी योजना का निर्माण करना। यहाँ आतंकवाद शब्द से तात्पर्य है क्रांतिकारियों से। क्रांतिकारी गतिविधियों को अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में आतंकवाद शब्द लिखा गया है। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो यह विधेयक कब पारित किया गया? 1919 में पारित किया गया और इसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। इसका काम क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। यानी अंग्रेज उस समय मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को वह जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करके रख सकते थे। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया। इस कानून को क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट को तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। तो अगर पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। तो गांधी जी द्वारा जो 3 मंच उपयोग किए गए थे, उनमें से एक था होम रूल लीग, दूसरा था खिलाफत और तीसरा था सत्याग्रह सभा। इसको ध्यान में रखेंगे कि गांधी जी द्वारा 3 राजनीतिक मंच कौन कौन से प्रयोग किए गए थे? तो होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां ब्रिगेडियर जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोग हंटर कमीशन के अनुसार 379 की हत्या कराई गई। यानी यहाँ लोग जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए थे। उस समय क्या हुआ कि उन निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवा दी गई। लगभग 1000 लोग उस समय मारे गए थे। अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स में ये 379 मिलता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। तो इस समय जलियांवाला बाग के विरोध में किसने अपनी वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था इस्तीफा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का आधिकारिक नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। तो हंटर पूछा जाएगा, हंटर कमीशन किस लिए बना था या हंटर कमीशन कब आया था? तो ये जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी की जांच हेतु इसका गठन किया गया था। इस कमीशन में C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। पूछा जाएगा कि हंटर कमीशन बना था, उसमें भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कमीशन ने 1920 में एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसमें इसमें अंग्रेजों को बचा लिया गया, यानी दुर्घटना में सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति
का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। यानी डायर के इस कार्य को हंटर कमीशन ने क्या बताया कि निर्णय लेने की भूल है। ब्रिगेडियर जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा। यानी यहाँ गोलियां चलवाया था तो उसको ब्रिटिश नागरिक ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। सरकार ने उसको कौन सी उपाधि दी? तो मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब में क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। तो माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ये उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। यानी जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसमें कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी को दिया गया था। जलियांवाला महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। अब प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। यानी नो अपील, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल भेज सकते थे अंग्रेज। नो अपील, नो दलील, नो वकील। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया है। रॉलेट अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील कानून कहा गया। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। यानी भारत में उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंग्रेज रोक लगाना चाहते थे, इसलिए रॉलेट एक्ट लाए थे। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो सन 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करनी थी। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो ये कथन क्या है? सही है, यह सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। ये भी कथन क्या सही है? तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुई थी, ये कथन गलत है। यहाँ 1 और 2 सही है, तो यहाँ 20 सही हो जाएगा। 1 और 2, केवल 1 और 2। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही। साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। प्रश्न संख्या 6 है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पे,
रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना है। यानी रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या किया जाता था, किसी व्यक्ति को बंदी, मनमाने ढंग से बंदी बना दिया जाता था। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहें जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया। अगला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि वह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। तो हाँ, यह काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित था और ये अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष था, अखिल भारतीय पहला संघर्ष था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा पहला। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो यहाँ 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी पहला सही हो जाएगा यहाँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 को वरदान मानते हुए भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः सक्रिय हो गई थी। अतः भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सितंबर 1917 को ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई थी। सेडिशन समिति आई थी उस समय। इस समिति के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित कानून रॉलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र से किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों के लिए कैद रखा जाता है। यानी मात्र संदेह हो जाए कि यह व्यक्ति हिंसा करने वाला है तो उसको 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था या किसी स्थान पर नज़रबंद किया जा सकता था। इस एक्ट के तहत प्रतिबंध पुस्तकों या दस्तावेज को रखने मात्र पर गिरफ्तारी किया जा सकता था। साथ ही मुकदमों की सुनवाई विशेष अदालत में गुप्त करने की व्यवस्था थी और अपील का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। यानी नो अपील। इस कानून ने न केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित किया बल्कि पुलिस की शक्तियों को और मजबूत किया। अब पुलिस को तलाशी, गिरफ्तारी एवं जमानत मांगने का असीमित अधिकार दे दिया गया। इस काले कानून रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने देशव्यापी रॉलेट सत्याग्रह चलाया, जिसके लिए उन्हें 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग किया। ये मंच कौन कौन थे जिनका प्रयोग किया था गांधी जी ने? तो होम रूल लीग, खिलाफत मंच और खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका भी सहारा लिया उसमें भी, और सत्याग्रह सभा, इन तीनों का सहारा लिया था। भौगोलिक दृष्टि से रॉलेट सत्याग्रह काफ़ी व्यापक रहा, जिसके प्रमुख केंद्र पंजाब, दिल्ली, गुजरात, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, मद्रास आदि थे। इसलिए इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष कहा जा सकता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार रॉलेट सत्याग्रह ही असहयोग आंदोलन का जन्मदाता था। यह आंदोलन काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित था, जिसमें औद्योगिक कामगारों की तुलना में निम्न मध्य वर्गीय समूह के कारीगरों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही। अतः दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो ये रॉलेट सत्याग्रह था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। तो वो मंच कौन कौन थे? तो होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। यानी इससे पहले गांधी जी ने जो भी आंदोलन किया था वो एक सीमित क्षेत्र तक था। और ये जो अखिल भारतीय तौर पर देखा जाए तो ये खिलाफत आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जो हुआ था वो अखिल भारतीय स्तर पर था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तारी कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 सामान्य बोलचाल में कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है।
द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, सिडनी आर्थर टेलर की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव के आधार पर पारित किया गया था। यानी सिडनी आर्थर टेलर की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की घटनाएं हैं। यानी साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में संबंधित है, तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। प्रश्न संख्या 17 है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न संख्या 18 है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है जनरल डायर का नाम। प्रश्न संख्या 19 है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में, किसके भी गिरफ्तारी के विरोध में? तो उस समय डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के विरोध में जलियांवाला में बाग में लोग एकत्र हुए थे। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां ब्रिगेडियर जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट में इसको मात्र कितना दर्शाया गया है? मात्र 379 दर्शाया गया है कि 379 लोग मारे गए, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 1000 लोग, लगभग 1000 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार का हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न संख्या 20 है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन के लिए लोग एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। डेट याद रखना है, 30 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटा दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दिया था। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय से रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का परित्याग किया था? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। प्रश्न संख्या 25 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। प्रश्न संख्या 26 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है। यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। इसमें हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था, तो ये कथन सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो ये कथन कारण क्या है यहाँ पे गलत है। व्याख्या देख लेते हैं, इसमें व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाए थे। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए नहीं लौटाए थे। वो लौटा दिए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 28 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये सर शंकरन नायर थे। प्रश्न संख्या 30 है। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि का त्याग कर दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। जलियांवाला बाग नरसंहार तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और सत्यपाल का बंदी बनाया जाना ये 9 अप्रैल को हुआ था, और अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन ये दिसंबर में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले 2 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तथा दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो यानी यह जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी 9 अप्रैल, और वही बात करें जो कांग्रेस का अधिवेशन वह दिसंबर में हुआ था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने का भूल बताया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला? तो ऊधम सिंह ने मार डाला था। 13 मार्च 1940 को पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मार डाला था तो ऊधम सिंह ने मार डाला था। प्रश्न संख्या 35 है, ऊधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था? तो मारा था ये सर माइकल ओ डायर को। प्रश्न संख्या 36 है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा था तो किसको सौंपा था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट को प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। प्रश्न संख्या 37 है, 1919 का जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक था। इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 पारित हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू के निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया है? तो यह था जलियांवाला बाग नरसंहार। कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार। ऑप्शन बी। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो दी रॉलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया। इसके विरुद्ध सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोध पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन, अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप जो पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।